हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग एनवीपी सर में। आज हम आपके लेके आए हैं कक्षा 9 की गणित है, संख्या पद्धति की प्रश्नावली है 1.2। हमने 1.1 पहले वीडियो में अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 9 की, आप उस पर जाके पीछे की वीडियो देख सकते हैं चैनल पर जाके। और ये वीडियो नंबर दूसरी है, क्लास 9 की वीडियो नंबर दूसरी है। इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको 9 से 12 तक की मैथ पढ़ाई जाती है। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हो, बहुत ही अच्छे से हर टॉपिक को इसमें समझाया जाता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैथ पढ़ने के लिए। अभी बहुत ही अच्छे से हर क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, पूरी ही किताब इसमें आपको पढ़ाई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिएगा। तो चलिए देखिए, वीडियो शुरू करते हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न कथनों में कौन से सत्य और कौन से असत्य हैं, तर्क सहित उत्तर दो। तो बताना है कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं और तर्क सहित बताना है। तो देखिए, कह रहा पहला क्वेश्चन कह रहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो कह रहा जो अपरिमेय संख्या क्या होती है, वो प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है। तो देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमने आपको बताया है पीछे ही वीडियो में बहुत ही अच्छे से इसकी वास्तविक संख्या को दो पार्ट में बांटा जाता है। एक को परिमेय बोलते हैं, एक को अपरिमेय। तो एक होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरी क्या होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय में आपको बताया गया, जैसे मान लीजिए अंडर रूट है 2 है, तो मान लीजिए अंडर रूट 2 है, यह एक क्या है अपरिमेय संख्या है। और ये वास्तविक संख्या भी तो है, क्योंकि वास्तविक संख्या के ही तो भाग है परिमेय और परिमेय। तो जो भी अपरिमेय संख्या होगी वो सब की सब वास्तविक संख्या ही तो होंगी, और इसी प्रकार जो भी परिमेय होंगी वो सब की सब क्या होगी, वो वास्तविक ही संख्या होंगी। अगर उल्टा कर दिया जाए, पूछा जाए कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या के बाद दो पार्ट होते हैं, एक परिमेय एक अपरिमेय। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। क्योंकि हो सकती नहीं है, देखिए, क्योंकि आप मान लीजिए √3 है, √3 क्या है अपरिमेय है, और √3 वास्तविक में तो आती है। तो इसीलिए ये क्या है सत्य है। तो लिखेंगे अतः यह सत्य है, अतः यह सत्य है, सत्य है, सत्य है, अतः यह सत्य है। क्योंकि क्योंकि √3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यह देखिए, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और यह वास्तविक संख्या भी है, अपरिमेय संख्या है, और यह वास्तविक संख्या भी है। ये आप तर्क में लिख देंगे, क्योंकि √3 क्या है एक अपरिमेय संख्या और यह वास्तविक संख्या ही है, इसीलिए यह क्या है, यह सत्य है। तो दूसरा देखते, दूसरा कह रहा है एक संख्या रेखा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संख्या रेखा होता क्या है। देखिए, संख्या रेखा ये एक संख्या रेखा, यहाँ बीच में मध्य में होता है 0, इस साइड प्लस के होते हैं, उस साइड माइनस के। इधर प्लस का 1 रहेगा, आपको प्लस का 2 मिलेगा, प्लस का 3 डाट 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 आगे। इधर माइनस का 1 मिलेगा, माइनस का 2 और माइनस का 3, इसी प्रकार मिलते चले जाएंगे। तो कह रहा है एक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होती है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या आपको बताया गया है कि प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती, कितने से 1 से शुरू होती हुई प्राकृतिक संख्या होती। मान लीजिए हम 3 लेके चलते हैं। मान लीजिए प्राकृतिक संख्या तो 3 है, क्या रूट अगर इसमें रखेंगे रूट में m, तो देखिए पहले 4 रखते हैं, 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो रूट से 4 2 आ जाएगा बाहर, तो 2 मिल जाएगा, इसमें संख्या रेखा 2 मिल जाएगा। अगर 3 रखेंगे तो देखिए रूट में 3 बनेगा, क्या 3 बाहर आएगा, तो नहीं आएगा, और √3 के बाहर नहीं आएगा तो आपको संख्या रेखा पर √3 दिखेगा नहीं। तो इसीलिए क्या है असत्य है, क्योंकि चूक में क्या लेके चलेंगे √3 लेके चलेंगे। आप 3 एक प्राकृतिक संख्या है, किंतु √3 यह संख्या रेखा पे स्थित नहीं है। तो ये आपको लिखना है कि 3 तो एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन √3 एक संख्या रेखा पे स्थित नहीं, क्योंकि रूट में है। तो इस कथन देखते हैं, कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती। तो यही बात आ गया जो मैंने यहाँ पे आपको बताई कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संख्या के बाद कुछ संख्या होती परिमेय और कुछ होती हैं अपरिमेय, 2 होती हैं। लेकिन प्रत्येक पूछा जाए मतलब सबके सब क्या अपरिमेय होती, तो नहीं होती, क्योंकि कुछ होती हैं परिमेय और कुछ अपरिमेय, इसीलिए ये भी असत्य है। तो लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे आप कि 3 एक परिमेय संख्या है, किंतु यह अपरिमेय संख्या
किंतु 3 क्या है, 3 क्या है, वास्तविक संख्या। मान लीजिए 3 वास्तविक संख्या है, किंतु यह क्या है, अप्रमेय संख्या नहीं है, तो 3 क्या है, प्रमेय संख्या, इसीलिए ये भी असत्य हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर है, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए और परिमेय संख्या हो जो प्रमेय संख्या हो। तो देखिए हल कह रहा है क्या सभी संख्या के वर्गमूल, पूर्णांकों के वर्गमूल, मान लीजिए हम अगर 1 करेंगे तो 1 बाहर आ जाएगा और 1 क्या है, 1 प्रमेय संख्या है। अगर हम ऋण, यहाँ पे क्या कह रहा है, वास्तव अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। मान लीजिए हमने 2 रखा तो 2 क्या बाहर आएगा, 2 बाहर नहीं आएगा, इसीलिए ये प्रमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर बताया गया है पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं, तो कह रहा सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं, तो सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते, क्योंकि हम अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 बाहर आ जाएगा, 1 प्रमेय है। इसी प्रकार हम 4 रखेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, 2, 9 रखेंगे 9 बाहर आ जाएगा, 3। तो जो वर्ग होते हैं ना, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, अगर इनको हम इनका वर्गमूल निकालेंगे तो ये परिमेय बन जाएगा। क्या बनेगा, परिमेय। तो इसीलिए सबके सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते। तो ये कुछ उदाहरण है, तो इसके आप उदाहरण लिख सकते हैं, उदाहरण। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो लिखेंगे नहीं सभी के सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते। तो लिखेंगे आप सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं, अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं, संख्या नहीं होते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको उदाहरण समझाया गया है कि √1 है तो 1 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा, अगर हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, अगर 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3। तो ये सबके सब क्या बन जाएंगे, परिमेय। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ग्राह दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसको बहुत ही अच्छे से समझना है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम यह संख्या रेखा है, क्या है, ये एक संख्या रेखा है, और यहाँ मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 1 है, और यहाँ पर रख लेते हैं हमारे पास 2 है। इसी प्रकार डॉट डॉट 3 होगा, 4 होगा, 5 भी आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको कैसे लगाना है। तो देखिए आपको यहाँ पे भी 1 ही मान के चलना है, 1 जितना इधर है 1, इधर बार बार आपको आगे इस साइड नहीं बनाना, आपको यही साइड हम 1 के बजाय इधर लेंगे आगे। यहाँ मान लीजिए 1 है, सोचिए जब ये 1 है तो हम आगे भी 1 लेंगे तो ये क्या आएगा, √2। क्योंकि आपको पाइथागोरस प्रमेय बताया जाएगा बाद में कि ये अगर त्रिभुज समकोण है तो उसके कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर होता है। तो देखिए इसका मतलब आपको यहाँ समझा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले होता गया। तो देखिए जब इस प्रकार बने कोण, यहाँ पे समकोण हो तो इसको हम बोलते हैं कर्ण, क्या बोलेंगे, कर्ण। इसको बोलेंगे लंब, क्या बोलेंगे, लंब। इसको क्या बोलेंगे, आधार। तो आधार, इसको हम कर्ण को क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, लंब को एल लिख सकते हैं, आधार को ए। तो ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर के लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। तो कर्ण के ऊपर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा। तो लंब क्या है हमारे पास, तो देखिए लंब ये है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या आ जाएगा, ये भी 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये भी 1 का स्क्वायर 1, तो इसका मतलब √2 आ जाएगा। तो ये जो मिलेगी √2 आ जाएगा। इसी प्रकार हम अगर आगे भी ऐसे इस प्रकार इसको भी ऊपर ना ले जाके हम ऐसे सर्पिलाकार बनाएंगे। अगर इसको 1 लेंगे, इसको 1 फिर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 लिया था तो अब ये कितना आएगा। तो देखिए उसी प्रकार ये कर्ण बनेगा, तो ये आधार बनेगा, ये लंब बनेगा। तो इसी प्रकार √2 का स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ पर √2 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 2 ही आएगा, तो इसका मतलब ये √3 मिल जाएगा। क्या बनेगा, √3। इसी प्रकार हम फिर 1 आगे लेंगे और अब निकालना चाहें ये क्या होगा, तो इसी प्रकार लेते अब चले जाएंगे। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 2, 1, 3 आ गया। अब 3 से लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। 4 मतलब इसको हम सही से बना दे रहे हैं, तो देखिए आपके समझ में आ जाएगा। ये देखिए हम फिर से संख्या रेखा बना दे रहे हैं, और मान लीजिए हम प्लस का ही लेके चलते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हमने 1 लिया था, यहाँ पे भी मैंने 1 लिया था। इसको बड़ा कर देते हैं तभी सही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे इतने बड़े में यहाँ पे हमने 0 रखा है, यहाँ पे हमने 1 लिया था। कितना लिया था, 1, इधर भी 1, इधर भी 1, क्योंकि 1 से शुरू होगा तो यहाँ पे 1 रहेगा। तो यहाँ से यहाँ कितनी दूरी 1 है, तो इसको हम निकालेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2 बनेगा। तो यहाँ पर √2 आएगा। इसी प्रकार आपको आगे भी लेते जाना है। यहाँ पे हम फिर से 1 लेंगे
और यहाँ पे जब हम 1 लेंगे तो देखिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो 1 लेंगे। अब यहाँ से हम निकालना चाहे तो ये 2 रहेगा, क्योंकि ये अब 2 आया है, √2 और 1 इसका स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1, तो रूट में क्या आ जाएगा, रूट में 3 बनेगा। तो इसी प्रकार ये रूट में 3 बनेगा। उसी प्रकार हम फिर अगर 1 आगे ले तो देखिए अब की क्या करेंगे, तो √3 का स्क्वायर निकालेंगे 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 4 बाहर आ जाएगा 2। फिर इसी प्रकार फिर आगे लेंगे हम, तो देखिए अब लेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए √3 का स्क्वायर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 आ चुका है, इसको 1 लेंगे, 2 के स्क्वायर 4 1 5, तो यहाँ पे √5 आ जाएगा आपका। नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि संख्या रेखा लिखिए, 0 लिखिए, 1 2 3 4 5, इधर भी -1 -2 -3 -4 और -5, तो देखिए √5 है। √5 का मान कितना होगा लगभग, तो आप कहेंगे 2 से ज़्यादा लेकिन 3 से कम, तो 2 और 3 के बीच में होगा, तो इसका मतलब √5 यहाँ पे आएगा √5, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर में 4 में आपको कुछ नहीं करना, उसी प्रकार जिससे हमने अभी इस सर्पिलाकार क्वेश्चन नंबर 30 तक किया उसकी ही रचना करना है। देखिए कह रहा है कक्षा के लिए क्रियाकलाप, कागज़ की एक सीट लीजिए, मान लीजिए आप यहाँ पे कागज़ की सीट लेंगे, ठीक है, कागज़ की एक ये मान लीजिए सीट है आपके पास, ठीक, कागज़ की एक सीट हो गई है। आगे कह रहा है सीट लीजिए, नीचे ये गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले बिंदु O लीजिए, सबसे पहले हमने मान लीजिए यहाँ से लेते हैं सबसे पहले बिंदु हम क्या ले लें, O ले लिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बिंदु O लीजिए, एकल लंबाई के रेखाखंड खींचिए। तो एकल लंबाई मान लीजिए यहाँ तक 1 है, तो हम ऊपर भी इसी प्रकार एक एकल लंबाई यही होता है कि 1 1, इसको निकालेंगे, निकालते चले जाएंगे। देखिए एकल लंबाई के एक रेखाखंड लीजिए, ले लिए, कह रहा OP खींचिए, यहाँ OP, इसको मान लीजिए OP खींचें तो ये P1 आएगा। इसी प्रकार की देखिए क्योंकि OP एकल लंबाई की है, तो चलिए पहले केवल इतना बताएंगे OP एकल लंबाई की होनी चाहिए, तो हमारे पास OP एकल लंबाई की है। कह रहा है वाले OP1 पर लंब खींचिए, तो ये OP हो गया, तो ये OP1 पर क्या होगा, लंब होगा, यहाँ पे मतलब लंब खींचेंगे, तो ये कितना आएगा, √2 आएगा। फिर आगे कह रहा है अब OP2 पर लंब रेखाखंड खींचिए, OP2 मतलब यहाँ से हम OP2 पर लंब खींचेंगे, जिसको जोड़ेंगे यहाँ पे 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, तो OP2 पर लंब खींचिए। फिर OP3 पर लंब खींचिए, फिर OP3 पर लंब खींचिए। देखिए P2 और P3 को खींचिए, तो देखिए P1 और P2 को हमने यहाँ पे खींच लिया। इसी प्रकार आप यहाँ पे खींचेंगे, लंब डालेंगे ओ पे, अब ये क्या रहेगा, P3 और ये देखिए P2 और P3 को जोड़िए, देखो P2 और P3 खींचिए, यहाँ पे कहा था P2 पर लंब खींचिए, तो P2 हो गया। अब देखिए OP3 पर लंब खींचिए, तो हमने लंब खींच दिया। फिर आगे कह रहा है तो P3 और P4 खींचिए, P3 से में क्या खींचना है, P4। अब आगे देखते हैं, इसी प्रकार करना है, तो इसको भी मिला देते हैं। तो ये आपको एक क्रियाकलाप करना है, केवल कागज़ के एक स्लिप पे लेकर इसे ऐसे ही यही चित्र को बनाना है इसमें। तो आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो कैसी लगी है। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।